Welcome back, students. So in this slide we are going to discuss something very important, a very important topic of reference frame and pseudo force. A reference frame and pseudo force, and a very favorite topic of JEE and NEET. अगर आप प्रीवियस इसके पेपर्स देखेंगे तो विल फाइंड कि ऑल्टरनेट ईयर्स में सूडो फोर्स पे और इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं रेफरेंस फ्रेम पे, और एकेडमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर स्कूल एग्जाम्स एज वेल। सूडो फोर्स सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, है ना। देखिए, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने क्या देखा था। सपोज दैट particle is moving with a velocity of 2 meter per second along x-axis, and another particle B is moving along same direction, the velocity of 2 meter per second, and C is moving in opposite direction with the velocity of 2 meter per second. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is velocity of A as seen by B, तो आप बोलेंगे 0. What is velocity of B as seen by C, तो आप बोलेंगे 4. ओके, तो देखिए क्या हो रहा है। वेलोसिटी A as seen by B 0 and velocity of A as seen by C will be 4. ये 2 से इधर जा रहा है, ये 2 से इधर जा रहा है, तो इसको लगेगा कि दिस मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड B इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सो VA ऑब्लिक B इज 0. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, मतलब उसकी कितनी वैल्यू आएगी, है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। एंड इफ समवन इज एट रेस्ट, लेट मी टेक D, मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो फॉर दिस मैन वेलोसिटी ऑफ A इज 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आप देख रहे हो वेलोसिटी 0 भी आ रही, 4 भी आ रही, 2 भी आ रही है. तो क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. सिमिलरली जो लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन होता है ना, वो भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है. और जब एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है और फोर्स ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर. ठीक है, और किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे F2 फोर्स है और यहाँ पे F3, 3 फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े देख रहे हो एंड देन यू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. आप भागना शुरू कर दीजिए, हाँ, या आप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आप भागना शुरू कर दीजिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इन ऑल केसेस यू विल फाइंड दैट फोर्सेज आर F1, F2 एंड F3. फोर्सेज में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज ma. अब बात ध्यान समझना मेरी. ठीक है, फोर्स डज नॉट चेंज वेदर यू आर एक्सेलरेटेड और एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि, है ना, फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करता है. एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. कि भाई जैसे वेलोसिटी होती है कि आप भागते हैं तो वेलोसिटी चेंज कर जाती है, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे. फॉर लेट मी टेक वन एग्जांपल. दिस मैन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देयर इज अनदर मैन ऑल्सो मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, B एंड A. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ B एज सीन बाई A? दिस विल बी 0. दोनों के 4 हो गए. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ B एज सीन बाई ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड? ये मैन एक ग्राउंड पे खड़ा है, इसको इसका एक्सेलरेशन 4 ही नजर आएगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ B एज सीन बाई ए मैन ऑन द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यू कैन सी कि फोर्सेस डू नॉट डिपेंड, है ना, बट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. तो होता है क्या यार कि न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे गड़बड़ कर देता है. अगर आप भागने लगेंगे ना, तो नोट करिए आप कि व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड, न्यूटन सेकंड लॉ इज वायलेटेड. सेकंड लॉ का वायलेशन हो जाता है. हाउ? फोर्स तो आपकी क्या रहेगी? फोर्स तो सेम रहेगी, जो फोर्स लग रही थी, चाहे आप भाग रहे हो या रुके हो. मैंने बोला ना, फोर्स डज नॉट डिपेंड बट एक्सेलरेशन डिपेंड. कि आप भागने लगेंगे, अगर आप जिस बॉडी को देख रहे हैं इसको आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको इसका एक्सेलरेशन कुछ और नज़र आएगा, और आप भाग के इसको देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और नज़र आएगा. सीधी सी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड. प्लीज नोट डाउन दिस लाइन.
ठीक है। तो इसका मतलब अगर बंदा एक्सेलरेट है तो न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, आप वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखिए आप, मैं क्या बातें की मैंने। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि फोर्स डज नॉट डिपेंड बट एक्सेलरेशन डिपेंड। तो F इक्वल टू एम है, F चेंज नहीं करेगा, आप भाग रहे हैं रुके हुए हैं, बट जो आपका A होगा दैट विल चेंज। तो सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब बंदे के भागने से कुछ चेंज आ गया। तो अब हमारे पास दो बातें होती हैं। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब इन सिंपल वर्ड वी कैन से पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। नॉट एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, लेट मी से स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है यार, अगर कोई बंदा रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो हम बोलेंगे इसका रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे है, रेस्ट। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है, चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, है ना, नोट डाउन प्लीज। रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम attached with the position of observer, with the position of observer. It is a coordinate system attached with the position of observer. अपने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में बोल दिया, समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी पोजीशन क्या। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में ये है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ स्पेस में, है ना, आई एम एट दिस पॉइंट, मैं यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम कर लूँगा, फॉर मी दिस इज़ ओरिजिन। और अगर मुझे किसी की पोजीशन देखनी है तो उसको यहाँ से मेजर करूँगा, बोलूँगा ये इसकी पोजीशन है। एंड समवन हु इज स्टैंडिंग हियर इन स्पेस एट सम डिस्टेंस, कहीं हवा में है स्पेस में, एंड अनदर मैन बी ये देखेगा तो बोलेगा यार ये जो पार्टिकल है ना इसकी पोजीशन ये है। एंड समवन इज स्टैंडिंग हियर एट सम अदर प्लेस इन स्पेस, ही विल ऑब्जर्व कि यार ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे बंदा खड़ा है बस वहीं से ओरिजिन शुरुआत होती है। समझ लो कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैंने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, आप यहाँ पे खड़े थे आपने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, तो दिस इज़ योर रेफरेंस फ्रेम। आप हर चीज़ इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएंगे, मैं हर चीज़ को इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताऊँगा, दिस इज माई एक्सिस एक्स वाई जेड। एक थर्ड पर्सन है वो यहाँ खड़ा हुआ है, वो हर चीज़ इसके रिस्पेक्ट में बताएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस सिस्टम, है ना, मैं हर चीज़ को यहाँ से मेजर करूँगा, मेरे लिए ये एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, आपके लिए ये एक्स कंपोनेंट होगा, आपके लिए ये एक्स कंपोनेंट होगा। हो सकता है कोई बंदा इधर खड़ा हो ऐसे, वो उसके लिए एक्स एक्सिस ये हो सकती है, वाई ये हो सकती है, जेड ये हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सब अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मल डेफिनेशन, इट इज़ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर। अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूँ तो मैं बोलूँगा भाई आप जहाँ पे बैठे हो ना, बस आप अपने आप पे कोऑर्डिनेट को, अपने आप को ओरिजिन मान लो और सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो जो आप एक्सप्लेन करोगे वो आपके रेफरेंस से होगा, विद रिलेटिव टू यू। रेफरेंस मीन्स कि आपके रिस्पेक्ट में सब कुछ आपके रिलेटिव। कोई बंदा रूम के बाहर खड़ा है तो जहाँ पे खड़ा होगा वो वहाँ पे अपना ओरिजिन ले लेगा और वहाँ से हर चीज़ को वो डिस्क्राइब करेगा कि देखो ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, समझ गया ना आप कि अगर आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज होगा, एक बंदा यहाँ खड़ा है एक बंदा यहाँ खड़ा है और मैं किसी तीसरे पार्टिकल पी को देख रहा हूँ, तो देखो मेरे हिसाब से इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है पोजीशन, इसके हिसाब से आपका पोजीशन ये है। तो देखिए पोजीशन में चेंज आ गया। ठीक है, वेलोसिटी में भी चेंज आता है। अभी आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी की वेलोसिटी को देख रहे हैं और आप भाग रहे हैं, है ना, तो डिपेंड करता है कि आप किधर भाग रहे हैं। अगर आप उसके अपोजिट भागेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके साथ चलेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स, एंड सिमिलरली मैंने एक आपको एग्जांपल से बताया कि एक्सेलरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर भाग रहा है। ठीक है, बहुत बातें हो गई। रेफरेंस फ्रेम दो तरह के होते हैं, वी हैव इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल जो हम अभी तक बातें करते आए हैं सारी, दे आर इंक्लूडेड इन इनर्शियल। इनर्शियल मीन्स एट रेस्ट। तो भाई अगर आप कहीं पे बैठ गए चेयर पे, है ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हो एट रेस्ट एट दिस पोजीशन, तो आपने यहाँ पे ओरिजिन मान लिया और मैं बोलूँगा कि भाई आपका फ्रेम जो है दिस इज़ इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। प्लीज़ नोट डाउन, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपको लिखना है व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट फ्रेम इज कॉल्ड
इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल का मतलब रेस्ट से होता है, इनर्शिया का मतलब रेस्ट से होता है, ठीक है। एट रेस्ट, और इनर्शियल में दूसरी बात और होती है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दो बातें होती हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी जीरो। व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और इट्स नॉट मूविंग एट ऑल, और v इज जीरो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। तो नोट कर लेना, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा, और अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है तो वो भी आपका इनर्शियल फ्रेम होगा। और क्या लिखेंगे आप, इनर्शियल फ्रेम में सेकंड लॉ वैलिड होता है। इन इनर्शियल फ्रेम सेकंड लॉ इज वैलिड, जो हम करते हैं अभी तक, ठीक है। अब हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जहाँ पे हम भाग रहे होंगे खुद, पता है, हम भागते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई वेज है, तो अभी तो हम रेस्ट पे खड़े होकर सब कुछ देखते थे, अब हम भागने लगेंगे और फिर हम देखेंगे अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दिस इज इनर्शियल फ्रेम एंड देन वी हैव नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल सिंपली मीन्स एक्सेलेरेटेड फ्रेम, ओके। नॉन इनर्शियल मीन्स एक्सेलेरेटेड फ्रेम, ठीक है। अगर ये आप खड़े हैं यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। चलो आपके क्वेश्चन है, ये एक्स वाई जेड में आपस में ये मैंने सही बनाया है, ये सही है या ये सही है? चलो आप मुझे बताएंगे ध्यान से, ठीक है, कि कौन सा इसमें सही बनाया मैंने, एक्स जेड वाई ये वाला सही बनाया मैंने, या एक्स वाई जेड ये सही बनाया है? चलो मैं बता दूँ आपको, ये गलत है, आपको सोचना है वाई, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने साथ कोऑर्डिनेट को लेके भागूंगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ तो दिस फ्रेम, फ्रेम मतलब एक्सिस, समझे आप? फ्रेम का मतलब एक तरह से एक्सिस हो गया कि जहाँ पे आप ओरिजिन पे हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपने अपने साथ एक एक्सिस बना ली है, और हर चीज़ को आप यहाँ से मेजर कर रहे हो फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ये इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, कहीं भाग सकता है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल का मतलब होता है एक्सेलेरेटेड फ्रेम। व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलेरेटेड, व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलेरेटेड फ्रेम इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा, मैं फिर जो इनिशियल में मैंने बताया उसको मैं फिर एक बार आपको समराइज़ करता हूँ कि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। किसी बॉडी पे जितने फोर्सेस होंगे, आप रुक के देखोगे आपको उतना ही फोर्स दिखेगा, ठीक है। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग के देख लो आपको उतना ही फोर्स दिखेगा, ठीक है। और आप एक्सेलेरेट कर लो तब भी आपको उतना ही फोर्स दिखेगा, ठीक है। तो फोर्सेस तो ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। क्या बोला मैंने कि F रिमेन्स सेम, F डज नॉट चेंज। व्हाट हैपेंस, एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, तो अगर वो बंदा भागेगा तो जो एक्सेलरेशन है चेंजेस। तो भाई मैं खड़े होकर देखूंगा तो F इज इक्वल टू एम ए से कुछ और बनेगा, और मैं भाग के देखूंगा तो F इज इक्वल टू एम ए डैश आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेकंड लॉ गड़बड़ कर गया, नहीं, ये ग्राउंड से था F इज एम ए, और जब मैं भाग रहा हूँ तो F इज एम ए डैश आ गया। और ए डैश क्या है? ए डैश उसका एक्सेलेरेशन है, किसका? बॉडी का। और मुझे पता है कि एक्सेलेरेशन चेंज कर जाएगा, जब मैं भागना शुरू करूँगा तो बॉडी का एक्सेलेरेशन चेंज करेगा। तो ये दोनों बातें तो सही हो नहीं सकती हैं, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लिखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नोट डाउन प्लीज दिस पॉइंट, न्यूटन्स second law is not applicable in non-inertial frame. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलो ये एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल प्रूफ कर दिया, अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया तो मैं समझूंगा कि ठीक है यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपने न्यूटन सेकेंड लॉ को मतलब दोनों जगह पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, ठीक है, ए वेरी बेसिक प्रॉब्लम। हेडिंग लिखिए आप, कार्ट प्रॉब्लम, कार्ट प्रॉब्लम,
नोट्स या नीट एंड क्लीन बनाते रहना, ठीक है। आप लोग कार में बैठते होगे, चलो सपोज करते हैं ये आपकी कार है, उसकी कार, ठीक है, ये गंदी सी बनी है बट चलो चल जाएगा। एंड देयर इज ए पेंडुलम, आपको पता है कुछ ना कुछ हैंग करता रहता है, आगे लोग अपनी कार में यहाँ पे कोई ना कोई हैंगिंग ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, कभी गॉड की फ़ोटो, कभी कोई टॉय, कभी कुछ हैंग करता रहता है। अब जब आप कार में बैठना तो ऑब्जर्व करना कि व्हेन योर कार एक्सेलरेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, दिस टॉय है जो भी हैंग कर रहा है, इट बिकम्स लाइक दिस। देखना आप, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको दो बंदे देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। इसको दो लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, चलो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ठीक है, आई एम एट ग्राउंड। मुझसे बोलता है यार इसको एक्सप्लेन करो कि पीछे क्यों चला गया, है ना, ये एंगल वैंगल निकालना है मुझे। तो मैं बोलूँगा यार इसमें क्या दिक्कत है। चलो भाई ग्राउंड से खड़े हैं, देखते हैं दिस पेंडुलम, ठीक है, यहाँ पे होगा दिस वेट mg एंड दिस टेंशन t, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, बोथ आर थीटा। और मुझे इसका एक्सेशन दिख रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं आपको कब से बताता रहा हूँ कि जब कभी भी कोई बॉडी एक्सेलेरेट होती है ना, और उस पर बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उधर हम सारे फोर्सेस को ऐड करके ma के इक्वल कर देते हैं, एंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बैलेंस ऑल फोर्सेस। तो समझ आएगा यार बॉडी तो आगे जा रही है, ठीक है भाई, तो थोड़ा ध्यान से देखूंगा इसको कौन आगे ले जा रहा है इनमें से। तो मुझे mg का तो कोई रोल दिखेगा नहीं, तो समझ में ये आएगा कि यार t जो है ना, इसके दो कंपोनेंट है, दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा। है ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो तुरंत क्लिक करेगा यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जो t cos थीटा कंपोनेंट है ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, ये इसका वेट यहाँ से बैलेंस हो गया। तो मैं बोलूँगा भाई जो t cos थीटा है इसने इसके वेट को बैलेंस कर दिया, और ये ऐसे टिल्ट हो गया है, तो टिल्ट होने पे जो ये कंपोनेंट आ रहा है t sin थीटा, ये इसको एक्सेलेरेट करा रहा है, t sin थीटा इज m है। मैं इनको डिवाइड मारूंगा तो आई विल गेट tan थीटा इज a बाई जी, ये एंगल निकल आया, ठीक है। और मेरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ये होगा कि t cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया, और t sin थीटा इसको क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा सब कुछ ये ग्राउंड से सॉल्व हो गया, मैं ग्राउंड पे था। मेरा फ्रेम कैसा है बोलिए आप, अरे अभी तो बताया यार, मेरा फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज आई एम एट रेस्ट, ठीक है, माई फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको गाड़ी के अंदर बिठा दिया। हमने कहा यार ऐसा है ना, तुम गाड़ी के अंदर जाओ और सब कुछ देख के आओ कि क्या हो रहा है। तो अब आप कहाँ पे हैं, यू आर इनसाइड द व्हीकल, एंड यहाँ पे हैं। मैंने बोला अब एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा इसका एक्सेलरेशन कितना है, बताओ। सबसे पहले मैं पूछूंगा इसका एक्सेलरेशन कितना है। ए मत बोल देना, दिस व्हीकल इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए तो मैं बोलूँगा ना, बिकॉज आई एम एट ग्राउंड, आई एम स्टैंडिंग एट ग्राउंड। तो मैं बोलूँगा यार कार जा रही है ए से, तो इफ कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, तो ऑब्वियसली दिस पेंडुलम इज ऑल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। तो दिस इज माई आंसर। व्हाट इज योर आंसर, यू आर इनसाइड द कार। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, और फिर देखिए कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच करता है नहीं मैच करता है। भाई आपके रिस्पेक्ट में तो ये रुका हुआ है ना, ऐसे 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 होगा ना पेंडुलम, और ऐसे आके रुक जाएगा। तो आप देख रहे हो उसको, तो पेंडुलम इज एट रेस्ट, सो एक्सेलरेशन इज 0। अरे दोनों का एक्सेलरेशन सेम है यार, जितना मैन का उतना पेंडुलम का, इसलिए इसको ऐसा लगेगा कि रुका हुआ है। अब बहुत से बच्चे मुझसे यही बहस कर रहे हैं कि सर कहाँ रुका हुआ है, वो तो भाग रहा है, कार भाग रही। ठीक है भाई, भाग रही कार, बट व्हाट अबाउट दिस मैन इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड। तो जो यार इसके, जब आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको हर बंदा रेस्ट पे तो नजर आता है कि आपको लगता है कि ड्राइवर आगे चला गया, जो आपके साथ में बंदा बैठा हो पीछे चला गया, आप आगे निकल गए। एवरीथिंग इज एट रेस्ट व्हेन यू आर इनसाइड द कार, ऑल पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। सब कुछ आपको रेस्ट पे दिखता है, ठीक है। जो बाहर बंदा खड़ा है उसको सब कुछ भागता हुआ नजर आएगा। तो फॉर यू दिस पेंडुलम इज एट रेस्ट। इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात पूछना कि सर क्यों है, आप जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। चलो भाई एक्सेलरेशन 0 है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अब फिर सोचिए, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए।
कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है या नहीं है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम है यार, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो सम ऑफ नेट फोर्सेस भी 0 होगा, तो दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन इज 0 फॉर दिस मैन, नॉट फॉर दिस मैन, एंड दिस बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। फॉर मी दिस बॉडी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए इक्विलिब्रियम पे नहीं है बिकॉज होल सिस्टम इज एक्सेलेटेड, बट फॉर यू बिकॉज यू आर इनसाइड द कार नेट फोर्स इज 0। चलो भाई, मैंने कहा ठीक है यार, ये तुमने मुझे एक्सेलरेशन बता दिया, फोर्स बता दिया, मैंने कहा जरा इसका इक्विलिब्रियम बना के दिखाओ मुझे। तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे ऐसे रखोगे, आप कहोगे कि सर ये रहा T और ये रहा mg। मैं वो ठीक है, बिल्कुल सही है, T ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है 0। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है आपके रिस्पेक्ट में। तो जरा इसको डिस्क्राइब करो, कैसे ऐसा कैसे हो गया, क्यों, मेरा क्वेश्चन क्यों है, मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि दिस इज T एंड दिस इज mg, तो व्हाट शुड बी नेट फोर्स। यार अगर एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, तो रिजल्टेंट विल बी अलॉन्ग समवेयर अलॉन्ग दिस लाइन या दिस लाइन, कहीं भी समवेयर विल बी बिटवीन T एंड mg। तो यार अगर इस बॉडी पे नेट फोर्स आ गया तो दिस मस्ट बी एक्सेलेटेड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। अगर एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है तो नेट फोर्स इधर आएगी ना, तो बॉडी मस्ट बी एक्सेलेटेड। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बॉडी रुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो गया। नहीं यार, दो ही फोर्स तो दिख रहे हैं तुमको, T और mg, और रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो अगर रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा तो बॉडी शुड मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, बट बॉडी तो रुकी हुई है। ठीक है, या मैं कहूँ चलो यार कंपोनेंट बना के दिखाओ, तो चलो, तो आप कंपोनेंट बनाने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे ये रहा T, ठीक है, और ये रहा T cos थीटा, और ये रहा T sin थीटा, और ये रहा mg। मैं कहूँगा ठीक है यार, तुमने बिल्कुल सही है वो बनाया, ये T cos थीटा mg। मैं कहूँगा ठीक, चलो ठीक है, T cos थीटा और mg तो हो गए बैलेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, मैं भी बोलूँगा बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, बट वॉट अबाउट दिस T sin थीटा। ये T sin थीटा जो है ये क्या हो रहा है बताओ, दिस T sin थीटा। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यार देखो ये फोर्स आ रहा है T sin थीटा, तो बॉडी मस्ट एक्सेलरेट, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉडी मस्ट एक्सेलरेट। आपने बना के मुझे सब कुछ दिखाया है, बिकॉज ऑफ दिस T sin थीटा दिस बॉडी मस्ट एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड एक्शन, बट बॉडी इज एट रेस्ट। तो दिस इज वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ। इसको दोबारा रिवाइंड करके और आराम से देखिए कि दिस इज वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ। यहाँ पे सेकेंड लॉ वायलेट हो गया, बिकॉज देयर इज ए फोर्स इन द फॉरवर्ड एक्शन बट देयर इज नो एक्सेलरेशन। मैं भैया आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो भाई ये क्या होगा यार, तो होगा क्या कि हम क्या करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं, मैंने फिर बोला ऐसा एज्यूम करते हैं कि देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ सूडो फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज सूडो फोर्स एंड दिस सूडो फोर्स balances T sin theta. This pseudo means not existing, virtual, half true, ठीक है। pseudo मतलब virtual ही होता है एक तरह से, false, ठीक है। pseudo means virtual और false force। तो this is completely false force, exist नहीं करती है। तो मैं क्या बोलूँगा पता है, मैं आपको बताऊँगा कि यार देखो यहाँ पे एक pseudo force है and this pseudo force balances T sin थीटा। अब सेकेंड लॉ वैलिड हो गया, ठीक है। तो मेरा बताने का ये पर्पस था कि अगर आप कभी भी एक्सेलेट करोगे, है ना, और एक्सेलेट करोगे तो क्या होगा, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, आपका हमेशा F इक्वल टू एम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। वो गड़बड़ी क्यों आएगी, वो गड़बड़ी इसलिए आएगी कि फोर्स चेंज नहीं होता है लेकिन एक्सेलेरेशन चेंज कर जाता है। तो अगर मुझे सेकेंड लॉ को वैलिड कराना है तो मुझे फोर्स भी चेंज करना पड़ेगा। इस मेरी लाइन को दोबारा सुनिए आप, कि एक्सेलेरेशन तो चेंज कर जाता है हमारे भागने से, हमारे एक्सेलेरेट करने से किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन चेंज कर जाता है, ठीक है, एक्सेलेरेशन चेंज कर गया, ठीक है। फोर्स नहीं चेंज किया, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, और फोर्स नहीं चेंज किया तो F इक्वल टू एम में गड़बड़ी हो गई। अब मुझे फोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए मैं बोलूँगा कि देयर इज ए सूडो फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दिस सूडो फोर्स बैलेंसेस दिस T sin थीटा। ओके, सो दिस इज जस्ट मैंने आपको रेफरेंस फ्रेम के बताया, रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताया और सूडो फोर्स के बारे में। तो सूडो फोर्स कब लगती है,
जब हमें सेकंड लॉ फेल होता है, जब हम एक्सेलेरेट कर रहे होते हैं तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है और बोलेंगे कि सूडो फोर्स ने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स। नोट डाउन कि सूडो फोर्स कितना होता है। सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय माइनस एम ए, दिस इज सूडो फोर्स। व्हाट इज ए, ध्यान से देखना, ठीक है। ए इज एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जहां ऑब्जर्वर जा रहा है, मैं यहां भाग रहा हूं ना, तो दिस इज माई एक्सेलेरेशन, ठीक है। एंड एम इज मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को आप देख रहे हो। तो मुझे कुछ भी दिखेगा ना, ये ट्रक खड़ी है, ये बॉल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक मैन खड़ा है। अगर मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, और मुझे कोई बोलता है कि यार इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो मैं खुद बिना सोचे समझे मैं इधर पीछे लगा दूंगा m1a, इस पर सूडो फोर्स लगा दूंगा पीछे, समझा। जिधर आप जा रहे हो उसके अपोजिट आएगा सूडो फोर्स, एफ इज माइनस एम ए। ये मैं लगा दूंगा m2a, इस पर मैं लगा दूंगा m3a, और फिर मैं एफ बना के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैं ये सूडो फोर्स नहीं बनाऊंगा पीछे की तरफ m1a, m2, m3a, और नॉर्मली मैं एफ बना के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर कभी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब भी आप एक्सेलेरेट करेंगे और किसी बॉडी का एफ बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई ए सूडो फोर्स जिधर आपका एक्सेलेरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ऐसा नहीं करते हो आप, तो आप सेकंड लॉ को वायलेट कर जाएंगे और कहानी सारी गड़बड़ कर जाएगी, ठीक है। तो लिख लिया आप व्हाट इज सूडो फोर्स। ये पूछता है आपसे कि व्हाट इज सूडो फोर्स, तो लिखिए भाई अब कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड। in order to apply Newton's second law from non-inertial frame, means when observer is accelerated, okay. So in order to apply Newton's second law from non-inertial frame, we have to apply a pseudo force, or false force or virtual force on the object. We have to apply a pseudo force on the object which is given by F is equal to minus ma, where A is, आपको नोट करना है सब, मैं बोल रहा हूँ, where A is the acceleration of the observer and m is mass of the object जिसको हम देख रहे हैं। तो F is equal to minus ma, this is pseudo force, ये pseudo force होता है, ठीक है। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ फेल होता है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। बेटा हर प्रॉब्लम, अब देखो हमारी प्रॉब्लम दो तरह से आएगी, एक बार हम किसी गाड़ी के अंदर खड़े होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक बार गाड़ी के बाहर। तो जब भी हम गाड़ी के अंदर होंगे और हमें जो कुछ भी दिख रहा होगा, हर चीज़ पे हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ क्या लगा देंगे, सूडो फोर्स, ओके। चलो नेक्स्ट में और डिटेल में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सूडो फोर्स।